नमस्कार। आइए सुनते हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास चंद्रनाथ का 5वां और अंतिम भाग। घर पहुंचकर चंद्रनाथ को जिस बात का डर था उसे मणिशंकर काका ने खत्म कर दिया। उन्होंने कहा, चंद्रनाथ, पाप के लिए प्रायश्चित करना पड़ता है। जो पाप नहीं करता है उसे प्रायश्चित करने की जरूरत है। बहू ने कोई पाप नहीं किया है, बेकार है प्रायश्चित की बात कहकर उसकी बेइज्जती मत करो। मणिशंकर के मुख से ऐसी बात बिल्कुल नहीं थी। चंद्रनाथ विस्मित होकर देखता रह गया। उन्होंने फिर कहा, बूढ़ा होकर बहुत देखा है कि दोष और लज्जा सब लोगों में होती है। मनुष्य को दीर्घ जीवन में अनेक कदम चलना पड़ता है। दीर्घ पल में कहीं कीचड़ रहता है, कहीं सूखा, और कहीं वह नीचा रहता है। इसी से बाबा आदमी का पांव फिसल जाता है। किंतु वे अपनी बात नहीं कहते, केवल दूसरों की बात कहते हैं। दूसरों की लाज की बात वे चिल्ला कर कहते हैं कि दूसरों के गोलमाल से अपनी लाज दब जाती है। चंद्रनाथ चुप रहा। मणिशंकर ने कुछ रुक कर फिर कहा, और एक नई बात सीखी है कि दूसरों को अपना बनाया जाता है, किंतु जो अपना है उसे गैर कैसे किया जा सकता है। किंतु विशु ने मेरी आंखें खोल दी है। उसके पुण्य से सब कुछ पवित्र हो गया है। आज द्वादशी है। पूर्णिमा के दिन तुम्हारे गांव के सब लोगों को निमंत्रण दे रहा हूं। जब दादा थे काज कर्म सब वही करते थे, मैं कभी कुछ नहीं कर पाता था। इसी से सोचा है कि फिर से विशु का अन्नप्राशन करूंगा। चंद्रनाथ को कुछ चिंता हुई बोला, किंतु समाज? मणिशंकर हंसकर बोल पड़े, समाज मैं हूं, समाज तुम हो। इस गांव में और कोई नहीं है। जिसके पास रुपए है वही समाज का मालिक है। मैं चाहने पर तुम्हारी जाति मार सकता हूं और तुम चाहने पर मेरी जाति मार सकते हो। समाज की चिंता मत करो। एक बात और कहता हूं, इतने दिनों तक नहीं कहा, शायद कभी नहीं कहता, किंतु सोचता हूं कि तुमसे यह बात कहने पर कोई नुकसान नहीं होगा। तुमको रखाल भट्टाचार्य की 2 वर्ष पुरानी बात याद है? हरिदयाल ठाकुर का पत्र पढ़ा था। मेरे परिवार में यदि कोई लाज की बात थी तो केवल वही प्रमाणित कर सकता था, किंतु अब वह कोई बात नहीं खोलेगा। मैंने उसे जेल में भिजवा दिया था। कुछ दिन हुए वह छूट कर कहीं चला गया है और फिर कभी उस गांव में पैर नहीं रखेगा। मणिशंकर ने तब अधोपांत सारी बातें कह डाली। सारी कहानी सुनकर चंद्रनाथ की आंखें आंसुओं से डूब गई। इसके बाद पूर्णिमा के दिन खाना दाना खत्म हुआ। गांव में किसी ने कोई बात नहीं कही। उन्हें मणिशंकर का व्यवहार देखकर विश्वास हो गया कि झूठ मूठ ही किसी ने यह बात फैला दी थी, या यह केवल एक जमींदारी चाल थी। केवल हरकाली अलग बनाएगी खाएगी। वे इस गांव में भी अब नहीं रहेंगे, घर चले जाएंगे। हरकाली ने कहा, प्राण जाए तो जाए, यह स्वीकार है, परंतु धर्म वह कभी नहीं छोड़ेगी। यह खुशी की बात हो या दुख की, परंतु चंद्रनाथ अब उसकी इच्छा अनुसार उसे 50 रुपये माहवार देता रहेगा। उत्सव खत्म होने पर बड़ी रात तक नाच गाने का कार्यक्रम चलता रहा। चंद्रनाथ ने घर आकर देखा, सर्व अलंकार विभूषिता राज राजेश्वरी की तरह निद्रित पुत्र को गोद में लेकर सरयू रात को पति का इंतजार करते हुए बैठी है। आज पूर्णिमा है। चंद्रनाथ ने कहा, आज यह क्या ठाठ है? सरयू ने मधुरता से हंसकर कहा, सखी ने आज अपनी मनचाही करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसी रात को एक एक कदम करके वृद्ध कैलाश चंद्र घर लौट आए। बंधी हुई तुलसी बेदी पर अब भी दीप जल रहा था। फिर भी वह कैसा भीषण अंधकार। यहाँ कुछ समय पूर्व सब कुछ था और अब कुछ भी नहीं। केवल मिट्टी का दीप अब तक जलता आ रहा था। नाशवान संसार की भांति उसकी उम्र भी अब खत्म हो चली थी। अब बुझ ही जाएगा। सरयू इसे अपने हाथों से जला कर गई थी। चारपाई पर आकर वे लेट गए। थकी आंखों पर तंद्रा घिर आई, किंतु कान के पास उसी वक्त जैसे कोई बीच बीच में पुकार जाता था, दादू। सपना देखा कि राजा भरत उनकी छाती पर मृत्युशैया पर पड़े हैं। क्षीण होठ कपाकर बोल रहे हैं,
लौट आओ, लौट आओ। सवेरे वे चारपाई पर उठ बैठे। बाहर आकर अभ्यस्त की तरह पुकारा, विशु। इसके बाद याद आया कि वह विशु तो है ही नहीं, वे लोग तो चले गए। शतरंज की पोटली हाथ में लेकर शंभू मिश्र के घर पहुंचे। पुकार कर कहा, मिश्रा जी, मेरा दादा भाई चला गया। दादा भाई को सभी प्यार करते थे। मिश्रा जी को भी दुख हुआ। शतरंज बिछ जाने पर मिश्रा जी ने कहा, बाबूजी, तुम्हारे वजीर का क्या हुआ? कैलाश चंद्र ने दीर्घ निश्वास छोड़कर कहा, वही तो मिश्र जी, उसे तो विशु ले गया। लाल वजीर को वह बहुत चाहता था। बच्चे ने किसी तरह नहीं छोड़ा। उन्होंने स्वेच्छा से अपने प्राणों से अधिक प्रिय शतरंज के जोड़े को खराब कर दिया। यह कहते हुए उन्हें लाज मालूम हुई थी। मिश्र जी ने कहा, तब दूसरा जोड़ा बिछाऊं? बिछाओ। खेल में कैलाश चंद्र की हार हुई। शंभू मिश्र उसके साथ बहुत दिनों से खेलते थे, परंतु कभी भी हरा न सके। आज हारने का कारण वे सहज ही समझ गए। बोले, बाबूजी, अब तुम्हारा सारा इल्म भी विशु अपने साथ ही लेता गया। बाबूजी के चेहरे पर सूखी हंसी की रेखा दिखाई दी। बोले, आओ एक बाजी और देखी जाए। बहुत अच्छा। खेल के बीच में कैलाश चंद्र ने एक किश्त देते हुए कहा, विशु। शंभू मिश्र हंस पड़े। किश्त देते हुए बोले, बाबूजी, यह तो किश्त है, विशु नहीं। फिर दोनों ही हंस पड़े। फिर शंभू मिश्र ने किश्त देकर कहा, तुम्हारे 2 सिपाही गए। कैलाश चंद्र घबरा कर बोले, दादा, आओ आओ दादा, जल्दी आओ। फिर कुछ देर तक उसका इंतजार करते हुए बैठे रहे। मन में हो रहा था जैसे अभी एक छोटी कोमल देह उनकी पीठ पर उछल पड़ेगी। शंभू मिश्र ने विलंब देखकर कहा, बाबूजी, सिपाही नहीं बचा सकोगे। वृद्ध चौंक उठा। वही तो मारे गए। इसके बाद खेल खत्म हुआ। मिश्र जी जीत गए, किंतु खुश नहीं हुए। गोटियां हटाकर बोले, बाबूजी, दूसरे दिन खेल होगा। आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मिजाज एकदम परेशान है। घर लौटते समय दोपहर हो गया। मन में हो रहा था कि विशु तो है नहीं, फिर इतनी जल्दी क्यों? घर पहुंचकर देखा कि लखिया की माँ अकेली रसोई घर में बैठे खाने का इंतजार कर रही है। आज उन्हें खुद ही रसोई बनाना होगा, खुद ही लेकर खाना होगा, अकेले खाना होगा। इच्छानुसार भोजन करेंगे, कोई जल्दी नहीं, कोई घबराहट नहीं, विश्वेश्वर का डर नहीं, बिल्कुल स्वाधीन। परंतु वह अच्छा जो नहीं लगता। रसोई घर में जाकर देखा 1 मुट्ठी चावल, 2 आलू, थोड़ी सी दाल और कुछ लकड़ियाँ। आंखों से आंसू फूट निकले। 2 साल पहले की बात याद आ गई। तब भी यूं ही बनाना पड़ता था। यही लखिया की माँ सभी चीज़ें तैयार कर देती थी, किंतु तब विशु आता भी नहीं था और चला भी नहीं जाता था। कटहल के नीचे उसका बनाया हुआ छोटा सा खेल का घर अब भी मौजूद था। 2 टूटे हुए घोड़े, एक हाथ पांव टूटा हुआ मिट्टी का छोटा सा पुतला और 2 पैसे की टूटी हुई बांसुरी वहां पड़ी थी। बच्चों की तरह वृद्ध ने उन्हें बटोर कर लाकर अपने सोने के कमरे में रख दिया। दोपहर को फिर गंगा पांडे के घर शतरंज बिछाकर बैठने लगे। शाम को मुकुंद घोष के बैठक खाने में जमने लगे, किंतु प्रसिद्ध खिलाड़ी कहकर कैलाश नाथ का अब उतना सम्मान नहीं होता, क्योंकि वे तब दिग्विजय थे और अब एकमात्र खिलाड़ी। उन दिनों जिसे हाथ पकड़कर खेल सिखलाते थे, वही आज चाल बोल देता है। जिसके साथ वे बाजी रखकर खेल भी नहीं पाते थे, वही आज स्वेच्छा से एक किश्त मारकर ही खेल आरंभ करता है। खेलने का शौक अब पहले की तरह है, परंतु अब वह सामर्थ्य नहीं है। 2-1 कठिन चाल अब भी याद पड़ती है, किंतु सरल खेल में भी बड़ी गलती हो जाती है। पहले शतरंज खेलने का गर्व था और आज वह केवल लज्जा में बदल गया है। शंभू मिश्र भी आज सम्मान करते हैं। वे प्रतिद्वंदी होकर नहीं खेलते, आवश्यकता पड़ने पर 2-1 कठिन समस्या पूर्ण कर देते हैं। घर पर ही आज बड़ी गड़बड़ मची है। लखिया की माँ रोज ही गुस्सा हो जाती है।
दो एक बार उसे आंसू पोंछते हुए भी देखा गया। वह कहती, बाबू खाना दाना क्या एक बारगी छोड़ दिया? जरा आईने में अपनी सूरत तो देखो। कैलाश चंद्र हंसकर कहते, बेटी रसोई बनाना बिल्कुल भूल गया हूं, अब बर्दाश्त नहीं होता। बहुत दिनों की पुरानी वह दासी छोड़ती नहीं, बक बक करके एक आध मुट्ठी चावल बनवा ही देती है। इस तरह 1 महीना कट गया। इसके बाद 3-4 दिनों तक कैलाश काका को कोई देख नहीं पाया। शंभू मिश्र को यह बात पहले याद आई। वे देखने आए, पुकारा, बाबा जी। लखिया की मां ने जवाब दिया, कहा, बाबू को बुखार हो आया है। मिश्र जी ने अंदर जाकर बिछौने के पास पहुंचकर कहा, बाबूजी बुखार हो आया क्या? कैलाश चंद्र ने हंसकर कहा, हाँ मिश्र जी, पुकार हुई है, इसी से धीरे धीरे जा रहा हूं। मिश्र जी ने कहा, छी, राम राम, आराम हो जाएगा। अब आराम होने की उम्र नहीं है ठाकुर, अब की चलना होगा। कविराज को बुलाया था? कैलाश फिर हंसे। 68 साल की उम्र में कविराज आकर क्या कर लेंगे मिश्र जी? 68 साल? बाबूजी 68 साल का आदमी भी जी सकता है। कैलाश चंद्र ने उस बात का जवाब न देकर सहसा उत्तर दिया, अच्छी बात है मिश्र जी, मेरे दादा भाई ने चिट्ठी लिखी है। अरे लखिया की माँ, वह जंगला खोल देती। मिश्र जी को चिट्ठी पढ़कर सुनाऊं? तकिए के नीचे से एक चिट्ठी निकालकर बड़ी तकलीफ से शुरू से आखिर तक वह पढ़ सुनाई। पत्र बांग्ला में होने के कारण हिंदी भाषी शंभू मिश्र ने कुछ कुछ समझा और बहुत कुछ नहीं समझा। रात को शंभू मिश्र कविराज को बुला लाए। कविराज बंगाली थे, कैलाश चंद्र से परिचय था। उनके सवालों का 2-1 जवाब देकर कहा, कविराज महाशय, दादा भाई ने एक चिट्ठी लिखी है, सुनो पढ़ता हूँ। दादा भाई से कविराज महाशय का परिचय नहीं था। बोले, किसकी चिट्ठी है? दादा विशु की। लखिया की माँ, चिराग जरा यहाँ रख तो दो बेटिया। चिराग के सहारे उन्होंने सब कुछ पढ़ सुनाया। कविराज ने सुना या नहीं, कैलाश चंद्र ने यह भी नहीं जानना चाहा। सरयू के हाथ से लिखी हुई चिट्ठी विशु की चिट्ठी थी। वृद्ध को यही सांत्वना थी, यही सुख था। कविराज महाशय दवा देकर चले गए। कैलाश चंद्र शंभू को पुकार कर विश्वेश्वर के रूप, गुण और बुद्धि, इन सब की समालोचना करने लगे। 2 सप्ताह बीत गए, किंतु बुखार ठीक नहीं हुआ। वृद्ध ने मोहल्ले के एक लड़के को बुलाकर विशु को एक पत्र लिखवाया। मोटी बात यह थी कि वह मजे में है और केवल कुछ अस्वस्थ हो गए हैं, किंतु चिंता की कोई बात नहीं है। यह सुनकर कि कैलाश काका के जीने की अब कोई आशा नहीं है, हरिदयाल देखने आए। 2-1 बातचीत के बाद कैलाश चंद्र ने तकिए के नीचे से वह चिट्ठी निकालकर उसके हाथ पर रखते हुए कहा, बाबूजी पढ़ो। चिट्ठी बिल्कुल मैली हो गई है, 2-1 जगह से फट भी गई है, अच्छी तरह से पढ़ा नहीं जा सकता। हरिदयाल जो पढ़ सके पढ़कर बोले, सरयू के हाथ की लिखावट है। उसके हाथ का लिखा है, पर चिट्ठी मेरे भैया की है, नीचे उसका भी नाम है। वृद्ध बातचीत से उतने संतुष्ट नहीं हुए। बोले, उसका नाम और उसकी चिट्ठी केवल सरयू ने लिख दिया है, जब वह लिखना सीख लेगा तो खुद लिखेगा। हरिदयाल ने सिर हिलाया। कैलाश चंद्र उत्साह से कहने लगे, पढ़ा बाबूजी, मेरा विशु रात को दादू दादू कहकर रो उठता है, वह क्या भूल सकता है? इसी समय उनकी आंखों से 2 बूंद आंसू गालों पर बहकर तकिए पर आ गिरे। लखिया की मां पास ही थी। उसने दादा ठाकुर को इशारे से बाहर बुलाकर कहा, ठाकुर अब तुम जाओ, तुम्हारे रहने पर दिन भर बाबूजी इसी प्रकार से बात करते रहेंगे। 4-5 दिन और बीत गए। अब हालत निहायत ही खराब हो गई। शंभू मिश्र आकर रात दिन वहीं रहते, बीच बीच में कविराज आकर देख जाते। आज दिन भर होश नहीं था। शाम को कुछ होश हुआ, इसके बाद अर्धचेतन अवस्था में पड़े रहे। गंभीर रात को बोले, विशु दादा,
मेरा अब वजीर तो दे दो, नहीं तो मात खा जाऊंगा। शंभू मिश्र ने पास आकर कहा, बाबूजी क्या बक रहे हो? कैलाश चंद्र ने एक बार उनकी ओर देखा, घबराकर एक बार तकिए के नीचे हाथ डाला, जैसे कोई चीज खो गई हो और आवश्यकता के समय हाथ बढ़ाने पर पा नहीं सकते हो। इसके बाद हताश होकर करवट बदलकर मधुर स्वर में बोले, विश्वेश्वर, एक बार मेरा वजीर मुझे दे दो भाई। वजीर हारने पर खेल कितनी देर होगा? इस संसार के दांव पर कैलाश चंद्र वजीर हार गए थे, संसार के मालिक के प्रति कातर भाव से, जैसे उसी की भिक्षा मांग रहे थे। शंभू मिश्र पास आकर खड़े हो गए। लखिया की मां ने चिराग मुंह के सामने रखकर देखा कि उनकी आंखें चढ़ गई थीं। केवल होठ अब भी कांप कांप कर जैसे कहते हों, विश्वेश्वर, वजीर हारने पर भला कितनी देर खेल होता है? अरे विशुदा, वजीर कहाँ है? दे दे भाई। दूसरे दिन दयाल ठाकुर ने चंद्रनाथ को पत्र लिख दिया कि पिछली रात कैलाश चंद्र की मृत्यु हो गई। यह कहानी अब यहीं खत्म होती है। आप सुन रहे थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी हुई कहानी चंद्रनाथ। इस कहानी में अंत तक मेरे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर इस कहानी का कोई भी भाग आपसे सुनना छूट गया हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चंद्रनाथ प्लेलिस्ट सुनिएगा ज़रूर। धन्यवाद।